नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रथम स्वर। मैं राकेश रमन आपका स्वागत करता हूं। दिल्ली चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 5 फरवरी को मतदान होगा और 8 फरवरी को परिणाम आ जाएंगे। घोषणा होने के बाद यूं तो चुनावी माहौल दिल्ली में बहुत पहले से बना हुआ है। आम आदमी पार्टी, भाजपा, कांग्रेस तीनों प्रगतिशील है। तीनों ने देखने में तो लगता है कि सबने जोर लगा रखा है, लेकिन विशेषकर खलबली भी मची हुई है किसी पार्टी में। और निश्चित रूप से वो पार्टी है आम आदमी पार्टी, जहां खलबली से दिख रही है और बेतहाशा और परेशानी तो दिख रही है। उनके नज़रों में साफ झलक रहा है, उनके एक्ट में झलक रहा है। लेकिन मैं जो आज बात करने जा रहा हूँ, जिस तरह से दिल्ली के अंदर प्रॉब्लम्स आई है और केजरीवाल डे बाय डे एक्सपोज हुए हैं। आप शुरुआत कीजिए, उनके एक्सपोज होने की शुरुआत हुई थी शराब घोटाले से। वो शराब घोटाला क्या था? होलसेल वाले व्यापारी को, जिनकी कमीशन 2% हुआ करती है, नॉर्मल बात करें तो हर जगह आपको सीएनएफ होता है कंज्यूमर प्रोडक्ट में, चाहे जिसको होलसेल का काम जिसको कहा जाता है, दो मार्जिन फॉर द, ये सीएनएफ को कहिए या होलसेलर को कहिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने उसे 12% किया और 50% किक बैक, 6% किक बैक, ये सब आरोप में है, शामिल है। कोई मैं अपने घर से नहीं कह रहा हूँ। और ये आरोप पुख्ता इसलिए होते हैं कि लंबे समय तक 17 महीने तो जो दिल्ली के शराब मंत्री थे मनीष सिसोदिया को रहना पड़ा, और उसके कारण अरविंद केजरीवाल जी को भी रहना पड़ा। और तो ये बात पुख्ता है कि उसमें पैसों का लेन देन हुआ। 45 करोड़ के मनी ट्रेल भी ईडी ने दिए। मैं इस खबर को लेके आगे बढ़ रहा हूँ आपको, और मैं आज जो आपसे बात करने जा रहा हूँ, मैं इनके घोटालों के साथ साथ अरविंद केजरीवाल इज द मेन प्लेयर, ही इज द मास्टर ऑफ नैरेटिव बिल्डिंग। वो मास्टर नैरेटिव बनाने में, यानी जिस बेशर्मी के साथ वो आज के डेट में एक राजनीति को अंजाम दे रहे हैं, वो वाकई में अद्भुत है। वाकई इस कला को कुछ लोग उनके बारे में कहते हैं ही इज द पैथोलॉजिकल लायर, यानी। और अब तो कोर्ट ने जब उनको जमानत दी, और एक बात और पहले स्पष्ट करता चलो कि अरविंद केजरीवाल देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री बने हैं जो मुख्यमंत्री रहते हुए जेल के अंदर गए, और जेल से बाहर आने की शर्तों में ऐसी शर्तें लगाई कि बाहर आने के बाद वो मुख्यमंत्री नहीं रह सकते थे। कितनी शर्मिंदगी की बात है कि जो व्यक्ति मुख्यमंत्री के तौर पे जेल में रहा, और जेल से बाहर आने के समय उसको शर्त पे कहा गया कि आप सचिवालय नहीं जा सकते, आप फाइल पे साइन नहीं कर सकते हैं, यानी किसी तरह की कोई मीटिंग नहीं ले सकते हैं। तो ऐसे में उनके बाहर आने के बाद उनका मुख्यमंत्री होना और नहीं होना में कोई फर्क नहीं था, और मजबूरी में उन्होंने अपने विधायक आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया। और जिसके बारे में देखिए बेशर्मी से कहते हैं, आपकी पॉलिटिकल मंशा चाहे कुछ भी रहे हो, लेकिन किसी को आप टेम्पोररी मुख्यमंत्री तो नहीं कह सकते। तो दरअसल ये पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, लेकिन पढ़े लिखे होने के बाद भी अगर इनके आप वर्किंग पैटर्न को देखें, मैं आज एकदम अलग हट के बात कर रहा हूँ, इनके वर्किंग क्लास को देखें, तो कहीं से एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल इनके अंदर नहीं दिखता है। और यही वजह है, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल होती तो जिस तरह से इनको घोटाला ही करना था,
तो इस तरह के घोटाले तो नहीं करना चाहिए था कि 2 का 12 आपने दुकानें खोल दी, वो सब आपके चुनावी वादे। कहे तो मैं भी आपको एफिडेविट तुरंत इस पे लोड कर दूं कि जब उसमें एफिडेविट 7 बिंदुओं का एफिडेविट गोल्ड मार्केट वाले अपने कार्यालय के पते पर अरविंद केजरीवाल ने दिया था, पब्लिक को दिया था, 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पर, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा। और आज उनकी इज्जत तार तार हो रही है बंगले लेने के कारण। मतलब दिल्ली में मुख्यमंत्री, चूंकि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, एक पूर्ण अंतर भी लोगों को समझना होगा। और केंद्र शासित प्रदेश में यहाँ किसी सारे विधायकों के लिए फ्लैट नहीं होते हैं। यहाँ सिर्फ मंत्रियों के लिए सरकारी कर्मचारी के हिसाब से उनके फ्लैट्स इनको दिए जाते हैं। और ये भी कोई बहुत बड़ा फ्लैट यहाँ नहीं दिया जाता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल, मैंने कहा ना कि ये इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल, ये अपने आप को दिल्ली विधानसभा के अंदर अपने आप को मालिक बताया करते थे कि मैं मालिक हूँ दिल्ली का। वाकई में इनके बिहेवियर से और इनके इस शीश महल वाले कृत्य से, और जिस तरह से इन्होंने अपने साथियों को, किसी को लठिया के, किसी को जुटिया के, किसी को धक्का मार के, किसी को कुछ में फंसा कर भगाया अपने पास से, वो एकदम एक क्रूर मालिक का पहचान देता है, पहचान बनाता है अरविंद केजरीवाल का। वो एक क्रूर मालिक है। और मैंने आज जो आपसे कहा, 8 फरवरी चुनाव के परिणाम का दिन है, और मेरा एक ही सवाल है, क्या 8 फरवरी का दिन एंड ऑफ डर्टी पॉलिटिक्स, एंड ऑफ शेमलेस पॉलिटिक्स, बेशर्म राजनीति का समापन होगा क्या? मतलब क्या अरविंद केजरीवाल सत्ता से बाहर होंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। जो दिल्ली आज तक कभी, दिल्ली का बजट घाटे में नहीं था, वो घाटे में चला गया है। और ये अभी 10,000 करोड़ के लोन के लिए अप्लाई किया है इन्होंने एक बार में। और जिस राज्य की स्थिति ये हो कि अगर उनको ये लोन नहीं मिलेगा तो दिल्ली के सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह भी मिलनी मुश्किल हो जाएगी कुछ महीनों में। और उसके ऊपर से देखिए अनाउंसमेंट्स इनके, महिलाओं को 2100 देंगे। अरे देना था तो आप देना शुरू क्यों नहीं कर दिए? आप 2 महीने से इस बात को कह रहे हैं। लोकसभा के चुनाव के समय आपने 1000 का वादा किया था, आपने क्यों नहीं दिया? क्योंकि आपकी नीयत नहीं है देने की, आप देने की पोजीशन में नहीं है। लेकिन कहे न कि गाल बजाना इनसे ज्यादा और झूठ बोलना इनसे ज्यादा किसी के बस की बात नहीं। मैंने देश के राजनीति में सारे लोगों को घूम लिया, कोई भी व्यक्ति इस व्यक्ति के समकक्ष झूठ नहीं बोल सकता। और बेशर्मी तो पूछिए मत, ये अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं। अरे भाई, आप जो फुल राज है उसके मुकाबले के लायक आप नहीं हो। लेकिन साथियों, मैं आपसे एक बात क्यों कहता हूँ, आपने कभी गौर किया कि अरविंद केजरीवाल जितना टीवी पर आते हैं, क्या देश का कोई मुख्यमंत्री और आता है? तो जवाब एकदम साफ है, बिल्कुल नहीं। और इनसे कंपेयर किया जाए तो कोई आ ही नहीं सकता। ये तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री से भी ज्यादा आते हैं। तो ये है विज्ञापन का खेल। अरविंद केजरीवाल जी के तमाम विभागों की कहानी ले लीजिए, जिस विभाग पर आप हाथ रखेंगे वही आप धंस जाएगा। इतने होल्स हैं। लेकिन कभी किसी बड़े चैनल पर, बड़े मीडिया हाउस में उनके विभागों को लेकर आपको एक डिबेट नहीं मिलेगा। ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात है। ये व्यक्ति एक छोटा सा अदना सा एक स्टेट, जिसमें 1.5 घंटा अगर सीधा आप चले जाइए बाइक पर बैठ के तो बॉर्डर खत्म हो जाएगा, वो उस राज्य का केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री, जो कि एक मेयर के समकक्ष होता है। लेकिन इनकी ऐंठन ऐसी है जैसे मान लो ये उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हों। और इन
और अपना कंपेयर ही प्रधानमंत्री से नीचे करते ही नहीं है। अरे भाई, आप अभी योगी आदित्यनाथ के पाँव के धूली के बराबर नहीं है और अपना कंपेयर आप करने लगते हैं। खैर, आप कंपेयर कीजिए, कोई बात नहीं। कहता है कि थिंक बिग, बड़ा सोचो तो शायद बड़ा बन जाओ। लेकिन आपके जो किरते हैं, आप जिस तरह से, जब दिल्ली का बजट आपने खत्म कर दिया, कैसे खत्म हो गया? जो जल बोर्ड 6 लाख करोड़ के ही फायदे में था, चाहे 6,000 करोड़ के फायदे में था, मैं अमाउंट पे नहीं जाता। जो जल बोर्ड फायदे में चल रहा था, आज 80,000 करोड़ के घाटे में कैसे चला गया? क्यों प्राइवेट कंपनी को बिल जमा करने की परमिशन दी गई? क्यों उस बैंक ने जो पैसे बिल के जमा हुए वो सरकार के खाते में नहीं आए? तो अभी तो आपके ऊपर 12 कैग रिपोर्ट थी। अगर आपने काम किया होता और सही ढंग से काम किया होता, तो आपने कैग रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखा होता। लेकिन आपने अभी 12 कैग रिपोर्ट हैं जिनके कि आपने नहीं रखा। ये साफ दर्शाता है चोर के दाढ़ी में तिनका। लोग, जो व्यक्ति के पास थोड़ी सी भी सिविक सेंस है, वो तो समझ रहे हैं। मैं थोड़ी सी इनकी बिजली और पानी, चूंकि हम दिल्ली वालों के बारे में रेस्ट ऑफ इंडिया के लोग यही सोचते हैं कि हम लोगों को यहाँ पैसा नहीं देना पड़ता। तो मैं आप लोगों को बताऊं, खासकर जो दिल्ली से बाहर रहते हैं, सामान्यतः 200 यूनिट तक केवल बिल नहीं आते हैं। 200 यूनिट के ऊपर बिल आते हैं। एक तो पहली बात, तो हम जैसे लोगों को कोई बिल फ्री का सवाल ही नहीं उठता है। हाँ, एक बात होता है, चुनाव के पहले वाले महीने में बिल नहीं आता है और अगले महीने में 2-3 महीने का जोड़ के एक साथ जोड़ दो, ज़्यादा ही करके। अरे कुछ समझ में ही नहीं आता इनका क्या मैकेनिज्म है, इसकी भी जांच होने वाली है। हाँ, तो मैं जो बता रहा था कि बिजली, पहले भी बिजली का बिल हमारा आया करता था, 3,500, 3,000 ऐसे बिल आया करता था। जब से इनकी सरकार बनी और ये फ्री बिजली शुरू हुई, हमारे बिल बढ़ के आने लगे 6,000, 6,500, यानी दुगना से थोड़ा सा कम, 90%। तो उसका कारण ये था कि ये 4 तरह का चार्ज लगा दिए। जो पहले एक फिक्स मीटर रेंट लगता था 35-40 रुपया का, उसके वो तो है, मीटर रेंट तो है। उसके साथ-साथ एक पेंशन सरचार्ज, फिर पीपीएफ, पावर पावर परचेज, पीपीएसी, पीपीएफसी 2 तरह के हैं। कुल मान लीजिए कि आपने बिजली बिल कंज्यूम किया 1,500 का, तो 1,200 रुपया के करीब या 1,000 रुपया के करीब ये चार्जेस जुड़ जाएंगे। अगर आपने 5,000 का किया है तो ये वाले चार्जेस 2,500 के, 2,000 के हो जाएंगे। तो इस तरह से इन्होंने दिल्ली में रहने वाले लोगों को जो बिजली बिल पे करते थे उनसे वसूला, यानी एक दिमाग लगाकर चोरी चुपके बेईमानी करके इन्होंने वो पैसे वसूल करे और आराम से इन्होंने फिर इसको अपना अंजाम दिया। अब लोग को लगता है बिजली फ्री, ये बिजली की कहानी हो गई। पानी के बिलों में 20,000 लीटर तक पानी मुफ्त है, कहने के लिए। पहले भी जो इसकी रीडिंग आती थी, बहुत ही नॉर्मल, पानी का बिल आप फुल फ्री यूज कीजिए, 200-400, इससे ऊपर बिजली पानी के बिल नहीं आया करते। लेकिन इन्होंने 20,000 लीटर तक मुफ्त करा। तो खैर, उसमें भी बिलों में अभी इतनी शिकायत है कि 2 कमरे का मकान, 4 आदमी रहते हैं और उनके बिल आने लगे, किसी के 25,000, किसी के 15,000। यानी आप सिस्टम को जब चेक की जाएगी, और निश्चित रूप से मैं इतना आप लोगों को दावे के साथ बताता हूँ कि जिस दिन इनकी इन सब चीज़ पर जांच बैठेगी, हालांकि सीबीआई जांच का आदेश कैग रिपोर्ट पर दे दी गई है गवर्नर के द्वारा, लेकिन इट टेक्स, हमारे यहाँ आप जानते हैं लॉ का सिस्टम, इट टेक्स टाइम। लेकिन इतना निश्चित, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं भी 22 वर्ष, 23 वर्षों से, 24 हो गया ना, 26 वर्षों से मैं दिल्ली की राजनीति देख रहा हूँ।
मैंने यहाँ भाजपा का भी शासन देखा है और कांग्रेस का भी देखा है और इनका भी देख रहा हूँ। तो इतना मैं बिजली दिल्ली की शीला दीक्षित के समय हो या उसके पहले की भाजपा की सरकार के समय हो, बिजली देश में सबसे सस्ती शुरू से यहाँ थी, जो अब तक कायम है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कितनी चालाकी से दिल्ली के कॉमर्शियल रेट, बिजली की बिल के रेट बढ़ा दिए। हाउस होल्ड की तो बात होती है, लेकिन जो छोटे दुकान चलाते हैं, आप समझ लीजिए छोटे छोटे दुकान होते हैं, कॉमर्शियल बिजली पूरे भारतवर्ष में सबसे महंगी दिल्ली की है। ये एक हकीकत है जिसके बारे में कोई बात नहीं करते मिलेगा। तो मैंने सोचा कि आज आपसे इन्हीं बातों पर करूं कि क्या अरविंद केजरीवाल इस तरह की राजनीति करके भी क्या फिर लोगों को बेवकूफ बनाने में सफल हो जाएंगे? क्योंकि अभी उनके पास अपना काम गिनाने के लिए कुछ नहीं है। टूटी सड़कें, गंदे पानी, बदहाल दिल्ली की कहानी है। लेकिन ये महाशय जिसका कि बजट घाटे में है, बैठ के रोज रात में सोचते रहते हैं कि किसको अब क्या गिफ्ट फ्री कर दिया जाए। बस फ्री, अरे बस तो फ्री कर दिए, एक एक घंटे लगते हैं बस का इंतजार करने में लोगों को। बस है ही नहीं, आधे बस तो आपके डिपो में खराब पड़े हैं जिनकी कोई रिपेयरिंग नहीं है। 1000-1200 बस अगर केंद्र सरकार ने न दी होती तो बहुत सारे लोग ऑफिस भी नहीं पहुंच पाते। क्योंकि इनकी सारी पुरानी बसें, इन्होंने एक बस नहीं खरीदा है अब तक में। डीटीसी का सारे डिपो बंद होते चले गए हैं। यूं कुल मिलाकर तस्वीर ये है कि अरविंद केजरीवाल ने पूरे दिल्ली का सर्वनाश कर रखा है। लेकिन ये जो फ्री फ्री की जो इन्होंने एक राजनीति शुरू की है और उसी को आधार बनाकर ये अब महिलाओं को 2100 रुपया, तो पुजारियों को 18,000, इमाम को पहले से दे रहे हैं। तो कहानी कुल मिलाकर यही है कि दिल्ली यदि इससे इनसे मुक्त नहीं हुई तो ये दिल्ली देश के एक घटिया राज्यों में शामिल हो जाएगी, जो वस्तुतः किसी तरह से भी राष्ट्रीय राजधानी होने लायक नहीं रह जाएगी। आज की दिल्ली को देख लीजिए, क्या ये राष्ट्रीय राजधानी की दिल्ली है? जो केंद्र के हाथ में होती है सड़कें वो चमकती है, और जो इनके हाथ के काम है कुछ भी नहीं होता दिख रहा है। पहले ये एमसीडी का बहाना बना के निकल लेते थे, अब तो एमसीडी में भी इनकी सरकार है, क्यों नहीं सफाई होती है? ऐसे ऐसे दिल्ली के आपको कॉलोनी दिखा सकता हूँ जहाँ लगता है कि सालों से कूड़े नहीं उठे हैं, 6 महीने से कूड़े नहीं उठे हैं, सीवर के पानी सड़कों पे हैं। लेकिन अब दिल्ली वालों को फैसला करना है कि उनको कैसी दिल्ली चाहिए। लेकिन यदि केजरीवाल हारते हैं और पता नहीं क्यों कांग्रेस इनके साथ चुनाव लड़ना ही नहीं चाहती है, या क्या है, या क्या इन लोगों के बीच अंदर की साठ-गांठ है। अभी कुछ दिन पहले से जिस तरह से घोषणाएं कांग्रेस कर रही थी तो लग रहा है कि ये अपने चुनाव के प्रति सीरियस है। लेकिन फिर बीच में कुछ सूत्रों से खबर मिलती है कि ये फ्रेंडली फाइटिंग की बात हो रहे हैं। द मोमेंट फ्रेंडली फाइटिंग की बात आएगी, इसका मतलब अंदर खाने इन दोनों की सेटिंग हो चुकी है। और सबसे मजेदार, चुनाव में अरविंद केजरीवाल हो चाहे कांग्रेस हो, ये दोनों भाजपा को एक दूसरे का बी टीम बोलेंगे, जबकि इन दोनों की साठगांठ पिछले लोकसभा चुनाव तक रही है। बहरहाल काफी समय हो गया, लेकिन मैं आज आपको बता, और मैं इस बात को आपसे करना चाह रहा था कि यदि अरविंद केजरीवाल की सरकार नहीं बनती है तो इसके लिए जिम्मेवार केवल अरविंद केजरीवाल, उनकी वाइफ और उनके बच्चे ही होंगे। क्योंकि उनकी वाइफ के नाम पे भी फाइल में जो इन्होंने शीश महल कोरोना में बनवाया था, उसमें फाइल में जो नोटिस हैं अधिकारियों के, मैडम सीएम हैज टोल्ड,
उनके ऑर्डर पर मैंने ये बदला। तो ये व्यक्ति बैठे-बैठे अपने वाइफ जो कि उस पॉलिटिक्स में नहीं थी, उनको भी फँसा डाला है। तो पता नहीं अरविंद केजरीवाल और जिस दिन शराब घोटाले जो एक ही केस अभी पर जाँच हुई है, उसमें ये फँस चुके हैं और अब ट्रायल शुरू हो जाएगा। और जिस तरह से 45 करोड़ रुपए को एस्टैब्लिश किया जा चुका है, ये सारे कुछ केजरीवाल जाते थे ना कहीं बाहर, तो ये प्रेसिडेंशियल सूट में ठहरते थे। जो होटल का सबसे महँगा किराया ये आम आदमी पार्टी, जो एफिडेविट दे के कहता था, "मैं गाड़ी लूँगा, ना बंगला लूँगा जी।" वैगनार पे घूम के लोगों को इन्होंने गजब भरमाया। ये 10-10 लाख रुपए का, 9-9 लाख रुपए किराए के होटल में ये 1 दिन 1 रात का पे करते रहे हैं। और उसमें इनको पेमेंट किसने करा, इसके भी सब प्रूफ ईडी ने दे दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग एस्टैब्लिश्ड है 45 करोड़ का, 200 करोड़ की बात की जा रही है। तो खैर जाँच होगी, क्या निकल कर आएगा। लेकिन मेरा एक ही सवाल था, क्या दिल्ली को इस बेशर्म राजनीति से छुटकारा मिलेगा? अब सवाल का जवाब आने में कहने गए वहाँ 29 दिन, अब महीने भर का समय है। 8 फरवरी को क्या होता है, इस पर हम लोग फिर आपसे जब होगा तो बात करेंगे। और शीश महल को लेके बहुत सारे खुलासे हो रहे हैं, जिस पर मैं आपसे कल से रोज़ाना एक वीडियो आपको दूँगा, दिल्ली की सब अंदरूनी खबरों को लेते हुए। आप हमारे साथ जुड़े। यदि आपको हमारा हमसे कुछ आपकी मेरी किसी राय से आप कुछ इत्तेफ़ाक रखते हैं या नहीं भी रखते हैं और कुछ कहना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके बताएँ, ताकि हम आपकी उन बातों को भी सम्मिलित कर सकें अपने इस डिबेट में और अपने आप को भी और करेक्ट कर सकें। आपसे भी आपके भी सुझाए हुए कुछ सुझाव हैं तो उसको भी मैं चाहता हूँ कि आप दें। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।